रुमैसा ने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झांका। सामने नजर आने वाले मंजर को देखते ही इसे झुरझुरी सी आ गई। चांद की हल्की सी रोशनी में रिहायशी इलाके में मौजूद एक प्लाट पर कायम वो छोटा सा कब्रिस्तान बहुत अजीब लग रहा था। रुमैसा ने घबराकर खिड़की का पर्दा छोड़ दिया। वैसे भी आज नवीद की नाइट ड्यूटी थी। ऐसे में घर की तन्हाई और कुछ देर पहले देखा गया मंजर उसकी घबराहट में मजीद इजाफा कर गया। उसने घड़ी में टाइम देखा, अभी सिर्फ 12 बजे थे। आज माला वॉक करने ऊपर न आई थी, वरना इसका वक्त अच्छा गुजर जाता। वैसे भी जब से सर्द मौसम की अंधेरी रातें शुरू हुई थी, माला ऊपर कम ही आती थी, क्योंकि उसे सर्दियां कुछ खास पसंद नहीं थी। जबकि रुमैसा तो इस सर्द मौसम की दीवानी थी। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर इसका खौफ कदरे कम हुआ। इसने कमरे से निकलकर बाहर झांका तो अम्मा हाजरा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। रुमैसा ने कॉफी मेकर निकाला, लाउंज में रखा, टीवी चलाया। टीवी की आवाज ने घर में फैली खामोशी को खत्म कर दिया। वो निहायत इत्मीनान के साथ कॉफी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी। यहाँ कोई टॉक शो चल रहा था। टीवी देखते देखते उसे टाइम का पता नहीं चला और वो वहीं सोफे पर सो गई। रुमैसा की 6 माह कबल शादी हुई थी और वो रुखसत होकर नवीद आलम के साथ इस फ्लैट में रह रही थी, क्योंकि इसकी सास अपने बड़े बेटे के पास लंदन में रहती थी। जबकि नवीद महकमा गवर्नमेंट का एक आला सरकारी ऑफिसर था, जिसके बायस वो अपनी नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमादा ना था। यही सबब था जो वो अपना आबाई घर किराए पर देकर खुद यहाँ शहर के एक महंगे इलाके के लग्जरी फ्लैट में रिहाइश पजीर था, जहाँ रुमैसा को और तो कोई मसला ना था सिवाय इस खाली प्लाट के जो इसके बेडरूम की खिड़की के ऐन सामने था। इस प्लाट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल के अलावा एक बड़ा सा गेट भी था। इस प्लाट के अंदर छोटी छोटी कब्रें थीं। अम्मा हाजरा ने बताया कि ये हिंदुओं का कदीमी कब्रिस्तान है। चूंकि ये इलाका पहले आबाद ना था, लिहाजा कब्रिस्तान बना दिया गया, मगर वक्त और जरूरत के साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से कब्रिस्तान के आसपास कई मंजिला बिल्डिंगें भी बन गईं। मगर इस प्लाट पर मौजूद वो कब्रिस्तान आज भी अपनी जगह मौजूद था। ये कब्रिस्तान कम अज कम रुमैसा को जरूर परेशान कर रहा था, जबकि अम्मा हाजरा और नवीद को इससे कोई मसला ना था और ना ही कभी किसी और बिल्डिंग वाले ने शिकायत की थी। इसलिए रुमैसा भी खामोश थी, क्योंकि इसे लगता था कि शायद ये परेशानी इसकी अपनी खुद साख्ता है, वरना दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना थी कि रिहायशी इलाके में ये कब्रिस्तान क्यों है। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो छत पर अकेले वॉक कर करके बोर हो चुकी थी। सीढ़ियों से ऊपर आने वाला साया माला का था। रुमैसा इसे देखते ही खिल गई। रुमैसा ने देखा कि इसकी सफेद रंगत में कदरे पिलाहट खिली हुई थी। वो अपने चेहरे से बीमार और थकी थकी लग रही थी। रुमैसा ने पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। माला का जवाब हमेशा इतना ही मुख्तसर होता था, फिर भी उसका साथ रुमैसा को काफी अच्छा लगता। वो काफी कम गोसी लड़की जो शायद फर्स्ट फ्लोर के किसी अपार्टमेंट की रिहायशी थी। यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहले दिन रुमैसा को ऊपर वॉक करने आई तो वहाँ माला पहले ही मौजूद थी। दुबली पतली सी ये लड़की रुमैसा को दोस्ती के लिए अच्छी लगी, मगर इन दोनों की दोस्ती सिर्फ छत तक ही महदूद थी। ना कभी माला ने उसे अपने घर आने की दावत दी और ना रुमैसा इसे अपने साथ नीचे लेकर गई। वजह शायद टाइम था जो ऊपर वॉक के दौरान इतना ज्यादा हो जाता कि रुमैसा को अपने घर ले जाना अच्छा ना लगा। मूंगफली खाओगी? वॉक के दौरान रुमैसा ने अपने हाथ में पकड़ा गरम मूंगफली का लिफाफा इसकी जानब बढ़ाया। सॉरी, मैं मूंगफली नहीं खाती, माला ने कहा। अजीब लड़की हो तुम यार, कुछ भी नहीं खाती, ना मूंगफली, ना रेवड़ी, ना ही कोई ड्राई फ्रूट, यहाँ तक के भुने हुए चने भी नहीं खाती।
रमेशा जब भी इसे कोई चीज खाने को देती तो वो हमेशा इनकार कर दिया करती थी। रमेशा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसलिए किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। उसने इतने माह में आज तक माला से कभी इसके मजहब के मुतालिक ना पूछा, क्योंकि इसे अच्छा ना लगता था। हालांकि कई बार इसका दिल चाहा कि वो इससे इस कब्रिस्तान के बारे में पूछे जो इसके घर के करीब ही था। फिर ये सोचकर कि कहीं इसे कोई बात बुरी न लग जाए, वो खामोश हो जाती। अचानक काले रंग का बड़ा सा बिल्ला इनके सामने आ खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से इनकी जानिब ऐसे घूर रहा था कि वो दोनों खौफजदा हो गईं। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से डरती थी, जिसका अमली मुजाहरा कई बार रमेशा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? वो टूटा फूटा जुमला अदा करती रमेशा के पीछे इस तरह छुप गई। रमेशा ने चप्पल उतार कर बिल्ले की जानब फेंकी। वो फौरन पीछे की जानब भाग गया। इसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानब दौड़ लगा दी। रमेशा ने पीछे जाकर इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सीढ़ियां उतरते ही ऐसे गायब हुई कि रमेशा को अंधेरे में नजर न आई। माला के इस तरह खौफजदा होकर भागने में वो दिल ही दिल में हंस दी और नीचे उतर आई। जाने क्यों आज रमेशा का दिल चाहा वो माला से इसकी जाती जिंदगी के मुतालिक कोई सवाल करे। शायद लाशऊरी तौर पर इसके अंदर ये ख्वाहिश जाग रही थी कि वो जाने माला कौन है। 4 माह से इनकी मुलाकात तकरीबन रोज ही छत पर इस तरह होती, मगर वो ये ना जानती थी कि माला इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती है, वो क्या करती है, शादीशुदा है या नहीं। ये सोचकर इसने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज माला की जाती जिंदगी का इरादा करते हुए पहला सवाल पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन होता है? मतलब चलते चलते रुककर माला ने हैरत से कुछ इस तरह रमेशा को देखा कि वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा गई। मतलब है कि तुम अकेली रहती हो? I mean, तुम शादीशुदा हो या नहीं? उसके सारे जुमले का एक लफ्ज में जवाब देकर वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ी कि उससे मजीद कुछ पूछने की ख्वाहिश रमेशा के अंदर ही दम तोड़ गई। वो बोली, मैं फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। रमेशा के खामोश होते ही शायद माला को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो पलटकर उसकी जानब आते हुए आहिस्ता से बोली। इसी टाइम आसमान पर जोर से बिजली चमकी, साथ ही बादल के गड़गड़ाने की आवाज जैसे ही माला ने सुनी वो बच्चों की तरह घबरा गई। रमेशा ने देखा खौफ से इसकी रंगत जर्द पड़ गई थी। वो बोली, मुझे बारिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है। बारिश में भीगने से ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा सारा जिस्म जल रहा है। पानी की बूंदें मुझे आग की तरह महसूस होती हैं। आपको पता है आग में जलना कितना होलनाक होता है। इसका तस्वर ही मेरे सारे जिस्म में कपकपी तारी कर देता है। आज पहली बार रमेशा ने इसको इतना बोलते सुना था, मगर वो क्या कह रही थी रमेशा बिल्कुल समझ ना पाई। इसकी जुबान से निकलने वाले बेरब्त से जुमले कभी कभी तो रमेशा को ऐसा महसूस होता जैसे वो पागल है। जीते जी खुद को आग में जलते देखना, खूबसूरत जिस्म का आग के शोलों की नजर हो जाना कभी देखा है आपने? इसी पर बादल एक बार फिर से गरजे। माला इसका जवाब सुने बगैर सीढ़ियों की जानब भागी, जबकि पीछे खड़ी रमेशा में इतनी हिम्मत न हुई कि आवाज देकर वो माला को रोक सके। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था माला छत पर न आई थी। वैसे भी पिछले हफ्ते से बारिशें हो रही थीं, क्योंकि वो और बहुत सारी चीजों की तरह बारिश से भी डरती थी, इसलिए वो ऊपर न आई थी। मगर अब 2 दिन से बारिश बिल्कुल खत्म हो गई थी, फिर भी वो ऊपर न आई। जब शाम में नवीद के साथ बाहर जाते हुए इसने बेइख्तियार रुककर फ्लैट नंबर 103 पर नजर डाली, जहां बड़ा सा ताला अंधेरे में भी नजर आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं गई हुई है। ये सोचकर वो नीचे उतर गई और फिर गाड़ी में बैठते हुए इसने पहली बार नवीद से माला का जिक्र किया। क्या वो लड़की हिंदू है? क्योंकि नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं।
मगर शायद वो फ्लैट नंबर 103 में रहती है। वो काफी दिनों से ऊपर नहीं आई। फ्लैट नंबर 103? नवीद ने हैरत से दोहराया। तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, क्योंकि वहां तो कोई भी नहीं रहता। वो फ्लैट एक लंबे अरसे से खाली है। अच्छा, फिर हो सकता है कि मुझे सुनने में गलती हुई हो। नवीद वहां पिछले 1 साल से रह रहा था, इसलिए वो रुमैसा के मुकाबले में बेहतर जानता था कि आस पड़ोस में कौन कौन रहता है। और फिर घर वापस आते ही वो अम्मा हाजरा से माला के मुतालिक पूछ बैठी। पता नहीं बेटा, मैं तो घर से सिर्फ सौदा लेने के लिए बाहर जाती हूँ, और आस पड़ोस में मेरी किसी से ऐसी दोस्ती कहाँ जो मैं किसी के बारे में कुछ जान सकूं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो तो सारा दिन घर में ही रहती थी। रुमैसा की समझ में ना आया कि वो माला के मुतालिक किससे पूछे। फिर सोचा हो सकता है कि 1-2 दिन तक वो खुद ही ऊपर आ जाए, मगर ऐसा भी ना हुआ। ये सोचकर वो एक दिन अम्मा हाजरा को लिए नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ गई, जहां आमने सामने कई फ्लैट बने हुए थे। यहाँ पर फ्लोर पर 10 फ्लैट थे। फर्स्ट फ्लोर के 103 फ्लैट के अलावा तकरीबन सब ही लोग आबाद थे। इसकी समझ में ना आया कि वो किसका दरवाजा बजाकर माला के मुतालिक सवाल करे। कुछ देर वो खड़ी सोचती रही, फिर नीचे उतरकर मेन गेट की जानिब आ गई। यहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह पहचानता था। जैसे ही रुमैसा इसके साथ जा खड़ी हुई, वो जल्दी से उठता हुआ बोला, अस्सलाम वालेकुम बाजी, खैरियत है? वो बोली, दरअसल मुझे एक लड़की के बारे में जानना था। लड़की के बारे में? अब्दुल ने हैरत से पहले इसे देखा और फिर अम्मा हाजरा को। हाँ अब्दुल भाई, फर्स्ट फ्लोर पर एक दुबली पतली सी लड़की रहती है, जो रोजाना छत पर मेरे साथ वॉक करने भी आती है, मगर वो काफी दिनों से नहीं आ रही। अब्दुल ने पूछा, क्या आप इसका नाम जानती हैं? इसका नाम माला है, गोरी सी है, बहुत लंबे बाल हैं। बहुत लंबे बालों वाली लड़की तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखी। हाँ, फैसल साहब की बेटी है, फ्लैट नंबर 107 में। नाम तो मुझे इसका नहीं पता, लेकिन बाल काफी लंबे हैं। एक दफा ऐसे ही मेरी नजर पड़ गई थी। अब वहां जाकर पूछ ली, शायद वो आपकी मुश्किल हल कर दें। अब्दुल की बात सुनते ही वो वहां नहीं रुकी, बल्कि तेज तेज चलती फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 107 के सामने आ खड़ी हुई और बिना सोचे समझे बेल पर हाथ रख दिया। कौन? दूसरी तरफ से दरवाजा खोलकर बाहर आने वाली एक 40 से 45 साल औरत थी, जो रुमैसा को अपने सामने देखकर थोड़ा सा हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेज नवीद हूँ। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर मेरी रिहाइश है। मुझे दरअसल माला से मिलना है। तेज तेज बोलते हुए इसने जल्दी से अपना मुद्दा बयान किया। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगले ही पल इसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक माला इसके सामने आ जाएगी। कौन माला? जवाब इसकी तवक्को के खिलाफ था। अब रुमैसा की समझ में ना आया कि वो क्या कहे। एक 16-17 साल लड़की इस औरत के करीब आ खड़ी हुई। रुमैसा ने देखा इसके लंबे स्याह बाल कमर से नीचे झूल रहे थे, मगर जाहिर है वो माला नहीं थी। मायूसी के साथ साथ वो शर्मिंदा भी हुई। सॉरी, दरअसल मुझे लगा शायद माला इसी फ्लैट में रहती है। नहीं, इस फ्लैट में तो नहीं। यहाँ तो मैं और मेरी अकलौती बेटी रहते हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि हमारे फ्लोर पर माला नामी कोई लड़की नहीं रहती। दरअसल मुझे इसने अपने फ्लैट का नंबर 103 बताया था, तो उन्होंने बोला 103 तो पिछले कई सालों से खाली पड़ा है। बहुत साल पहले यहाँ एक फैमिली आबाद थी, फिर इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो लोग ये घर छोड़कर चले गए। दोबारा यहाँ कोई नहीं आया। दरवाजे पर खड़े खड़े इस खातून ने रुमैसा को तफसीर बताना शुरू कर दी। ना चाहते हुए भी रुमैसा पूछ बैठी, कौन सा हादसा? वो खातून बोली, सुना है इनकी जवान बेटी कहीं अचानक गायब हो गई थी। बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। शायद बदनामी से बचने के लिए इसके माँ बाप ये घर छोड़कर चले गए, लेकिन इनके जाने के कुछ दिनों बाद फ्लैट से उठने वाली बदबू ने सबको अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। जब पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो एक नौजवान लड़की की ताफुन शुदा लाश पड़ी थी। इसकी बदबू ने पूरे मोहल्ले को
अपनी लपेट में लिया हुआ था। बोलते बोलते वो खातून एक पल के लिए खामोश हो गई। रुमैसा ने पलटकर फ्लैट नंबर 103 के दरवाजे पर नजर डाली, मगर लड़की तो गायब हुई थी। फिर लाश कैसे घर से मिली? रुमैसा ने हैरत से सवाल किया। यही बात तो आज तक किसी की समझ में नहीं आई कि आखिर वो मर्द और औरत कौन थे। क्या वाकई वो इस लड़की के माँ बाप थे जो अपनी बेटी की लाश को इस तरह फ्लैट में छोड़कर भाग गए? पुलिस का ख्याल था कि शायद वो लड़की वापस आ गई थी जिसे इसके बाप ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया और लाश को घर में छोड़कर भाग गए। उफ, इस कदर सफाकी। रुमैसा ने खौफ से झुरझुरी ली। हाँ, यही वजह है कि ये फ्लैट दोबारा आबाद नहीं हुआ। कातिल इसे वीरान करके निकल गए और फिर चाहने के बावजूद कोई इसे आबाद न कर सका। एक डर और खौफ इस फ्लैट के हवाले से ऐसा लोगों में उजागर हुआ कि शायद अभी तक दूर नहीं हुआ। अरे मैं यहाँ खड़े खड़े ही सब बातें कर रही हूँ, आप अंदर तो आए। शायद इस औरत को एहसास हो गया कि पिछले आधे घंटे से वो रुमैसा के साथ दरवाजे पर ही खड़ी थी। नहीं शुक्रिया, अब मैं जाऊंगी, रुमैसा ने कहा। मेरे मियाँ के घर आने का वक्त हो गया है। माजरत करती हुई रुमैसा ऊपर आ गई और फिर कई दिन लग गए रुमैसा को वो कहानी भुलाने में जिसके मुताबिक फ्लैट से जवान लड़की की बदबू वाली लाश मिली थी और शायद इसके इस तरह मारने में सगे बाप का भी हाथ था। दुनिया इतनी जालिम होती है, ये बात इसे चंद घंटे पहले ही पता चली, जिसे वो आने वाले कई दिनों तक सोच सोच कर बेहाल होती रही। रुमैसा फ्लैट नंबर 103 का हादसा चंद ही दिनों में बिल्कुल फरामोश कर बैठी, मगर माला की तलाश इसके वजूद के अंदर कहीं इंतजार कर रही थी कि शायद कभी जिंदगी में इसे माला दोबारा मिले। यही वजह थी कि वो बिल्डिंग में आने जाने वाली हर लड़की को गौर से देखती। कभी जो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना होता, इसकी मुतलाशी निगाहें माला को खोजती रहती। सड़क से गुजरने वाली हर लड़की में वो माला को तलाशती, मगर माला न जाने कहाँ गुम हो गई थी। जो हर बार रुमैसा की तलाश को नाकामी का मुंह देखना पड़ता। इसकी तलाश माला के साथ लगन इतनी सच्ची थी कि एक दिन वो इसमें कामयाब हो गई, मगर ऐसी कामयाबी जिसके बाद कई सालों रुमैसा का दिल ये सोचकर कांपता रहा कि इसने माला की तलाश की इतनी कोशिश आखिर क्यों की। वो जाती सर्दियों की एक शाम थी। अम्मा हाजरा को सुबह से ही नज़ला जुकाम ने जकड़ रखा था, जिसके बायस वो अपनी चारपाई पर रजाई ओढ़े पड़ी थी। नवीद आलम ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में कल कोयटा गया हुआ था और इस तन्हाई में रुमैसा का दिल बेहद घबरा रहा था। 2 घंटे इसने लाहौर अपनी अम्मी जान और बहन से बात की। फिर जैसे ही फोन बंद किया, इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बैरूनी दरवाजे के पास से गुजरकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानब बढ़ा है। इसका अंदरूनी लकड़ी का दरवाजा खुला था, जबकि इसके बाहर मौजूद ग्रिल को वो हमेशा अंदर से लॉक रखती थी। तन्हाई में उभरने वाले तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने ग्रिल के बाहर झांका। एक बहुत लंबे बालों वाली लड़की तेज तेज ऊपर सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। रुमैसा को लगा वो माला है। वो जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़े इस लड़की के पीछे लपकी तो ऊपर छत पर जाकर गायब हो चुकी थी। रुमैसा तेजी से सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई। सरे शाम ही छत पर अंधेरा छाया हुआ था। आखिरी सीढ़ी पर कदम रखकर रुमैसा ने जैसे ही सीढ़ियों के करीब मौजूद बल्ब ऑन किया, इसकी रोशनी पूरे छत पर फैल गई। माला माला। ऊपर चढ़ते ही इसने आवाज लगाई। इसकी आवाज पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। रुमैसा ने थोड़ा मजीद आगे बढ़कर देखा। चारों तरफ एक हू का आलम था। छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो एकदम घबरा कर वापिस पलटी तो इसका पांव इस काले बिल्ले से टकरा गया, जो हमेशा माला को खौफजदा कर देता था। बिल्ले ने बलबला कर रुमैसा की जानब देखा। इसकी चमकती मोटी कांच जैसी आंखों में जाने क्या था कि रुमैसा खौफजदा होकर नीचे भागी। कांपते हाथों से ग्रिल का लॉक खोला तो सामने ही अम्मा हाजरा खड़ी थी। बेटा तुम कहाँ चली गई थी? नवीद साहब का फोन आया था।
तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे। इन्हें फोन करके जवाब दे दो। बात करते करते अम्मा हाजरा को एहसास हुआ कि रुमैसा कुछ घबराई हुई है। क्या बात है बेटा, सब खैर तो है? जवाबन रुमैसा ने कुछ देर कबल वाला सारा वाकया सुना दिया, जिसे सुनते ही अम्मा हाजरा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात मानो तो बेटा इस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुमने इसे अपने हवासों पर पूरी तरह सवार कर लिया है। वो तुम्हारे ख्यालों से निकलकर एक शक्ल में ढल गई है जो तुम्हें हर वक्त यहाँ वहाँ दिखाई दे रही है। मेरा ख्याल है अम्मा, आप दुरुस्त कह रही हैं। रुमैसा ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे शायद वहम हुआ था कि कोई ऊपर गया है, बिला वजह ही ऊपर भागी, शायद दिमाग खराब हो गया है मेरा। रात के खाने तक वो शाम का वाकया बिल्कुल भूल चुकी थी। खाना खाकर इसने नवीद से फोन पर बात की, फिर काफी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी। जब इसी पल बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। रुमैसा काफी का कप लेकर अपने कमरे में मौजूद खिड़की के सामने आ गई। अभी इसने पर्दा हटाकर बाहर देखा ही था कि इसे महसूस हुआ सामने कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। वो जल्दी से खिड़की की आड़ में हो गई। शायद कोई चोर या डाकू था, या फिर कोई गरीब कचरा चुनने वाला बच्चा जो शायद बारिश से पनाह लेने के लिए रात के इस पल कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। ऐसे ही वक्त गुजारी के तौर पर रुमैसा इसे देख रही थी। जब वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया, रुमैसा ने देखा वो एक लड़की थी जो धीरे धीरे चलती रोड पर लगे पीले बल्ब के नीचे आ खड़ी हुई। लंबे स्याह बाल इसकी पुश्त पर फैले थे। वो यकीनन माला थी, जो कि रुमैसा का वहम हरगिज नहीं था। इसने जल्दी से खिड़की खोलकर नीचे झांका ताकि माला को आवाज देकर अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके, लेकिन इसकी आवाज देने से कबल ही माला ने बिजली के खंबे के पास खड़े होकर ऊपर देखा। इतनी दूर से भी रुमैसा को लगा कि माला इस देखकर मुस्कुरा रही थी। माला की मुस्कुराहट में न जाने ऐसा क्या था कि रुमैसा खौफजदा होकर थोड़ा पीछे हो गई। जबकि इसी पल माला पलटी और सुस्त कदमी से चलती कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। इसके अंदर दाखिल होते ही फिजा में फैला अंधेरा मजीद गहरा हो गया। रुमैसा ने आंख फाड़कर चारों तरफ देखा। वो कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। उफ मेरे खुदा! खौफ की एक झुरझुरी ने उसे इस तरह अपनी लपेट में लिया कि वो खड़े खड़े जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते वक्त माला के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे, बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर आग की तरह बरसती हैं। तुमने कभी किसी को जलते हुए देखा है? जलने की तकलीफ और इसके साथ रुमैसा बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो इसकी अम्मी और नवीद आलम दोनों अस्पताल में इसके पास थे। बकौल नवीद के रुमैसा एक हफ्ते बाद होश में आई थी। वो क्यों बेहोश हुई थी वो चाह कर भी किसी को ना बता सकी, मगर इसकी हालत के पेश नज़र बगैर इसके कहे अपना घर तब्दील कर लिया और जिंदगी में दोबारा वो कभी इस तरफ ना गई जहां आखिरी बार इसने माला को देखा था। माला कौन थी, कहाँ रहती थी, ये सब जानने की ख्वाहिश दम तोड़ गई थी, या शायद वो जान गई थी माला की असल हकीकत क्या है।